हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए ग्रेजुएशन में अल्टरनेट पूछे जाने वाले क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो चलिए इसे देखते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए विदेशी वृत्तांतों के स्रोतों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। ये क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर हर बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए अनेक ऐतिहासिक सामग्रियां भरे पड़े हैं, परंतु अध्ययन और लेखन के समय उपलब्ध सामग्रियों का यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे निष्पक्ष अध्ययन के आधार पर ही सही इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग इतिहास का निर्माण करने के लिए निकलते हैं तो हम लोग को यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, मतलब कि किसी प्रकार का पक्षपाती नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सही इतिहास का निर्माण नहीं हो पाता। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के विषय में न केवल भारतीय स्रोत हैं, बल्कि विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए विवरणों से भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मध्यकालीन इतिहास को अच्छे से जानने के लिए एवं समझने के लिए इसके स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। मध्यकाल के स्रोत, इसे दो भागों में बांटा गया है, साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को तीन भागों में बांट दिया गया है: भारतीय स्रोत, विदेशी स्रोत, पत्र एवं शाही फरमान, तथा पुरातात्विक स्रोत को भी तीन भागों में बांटा गया है: स्मारक में आ जाएगा खंडहर भी, फिर सिक्के और अभिलेख। इस टॉपिक में हम लोग साहित्यिक स्रोत पर डील करेंगे और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए प्रमुख साहित्यिक स्रोत इस प्रकार हैं। तो पहला आता है तहकीक-ए-हिंद। इसकी रचना अल-बरूनी ने की थी, जो अरबी भाषा में थी, जिसका अनुवाद एडवर्ड साची ने अंग्रेजी में किया। इसके 18 अध्यायों में अल-बरूनी ने महमूद गजनवी के समय के भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक स्थितियों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। मतलब कि ये 18वें अध्याय में अपना बताया है कि यहाँ पे कैसा व्यवस्था था भारत में। अल-बरूनी ने किताब उल हिंद में भारतीय चरित्र की कमजोरियों और भारतीयों की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था कमियों, जिनके कारण आक्रमणकारियों के हाथों पराजित एवं अपमानित होना पड़ता था, जिसका संपूर्ण विवरण इसमें प्रस्तुत किया है। अल-बरूनी के अनुसार जो भी गैर भारतीय होते थे, मतलब कि जो विदेशी यात्री आया करते थे भारत में, तो उस समय भारतीय लोग विदेशी यात्रियों को मलेच्छ कहकर संबोधित करते थे, जो कि व्यवहार्यता उचित नहीं था। ऐसा उन्होंने किताब उल हिंद में कहा है। अब सेकंड आता है अमीर खुसरो द्वारा लिखित विभिन्न ग्रंथ। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। अपने जीवन का आरंभ सुल्तान बलबन के समय में किया तथा सुल्तान कैकूबाद से तुगलक तक का संरक्षण प्राप्त किया। मतलब कि ये बलबन के समय में आता है और कैकूबाद से तुगलक तक यहाँ पर रहता है। वह एक ऐसा प्रथम भारतीय लेखक था जिसने हिंदू शब्द एवं मुहावरों का प्रयोग किया था। खुसरो इतिहासकार नहीं था, बल्कि कवि था, परंतु तब भी उसके द्वारा लिखे गए मसनवी और दीवान इतिहास पर प्रकाश डालता है। अब नेक्स्ट आता है रेहला। इसके लेखक इब्न बतूता थे। इन्होंने इसकी रचना अरबी भाषा में किया था। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था जो 1333 ईस्वी में, अगर आपको ईस्वी समझने में दिक्कत होता है तो मैंने इस पर पहले से एक वीडियो बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, उस पर लिंक दिया गया है, पहले उसे आप देख लीजिए, फिर से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं था जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, जिस समय उसकी आयु मात्र 14 वर्ष की थी। इस ग्रंथ में उसने तुगलकों की गुप्तचर डाक व्यवस्था
उसकी मृत्यु की व उसके शासन की परिस्थितियों का वर्णन किया है। उसने सुल्तान की क्रूरता, उदारता, राजधानी परिवर्तन व परिणाम, भारतीय त्योहारों, मेलों तथा जलवायु आदि का वर्णन भी किया है। चूँकि इब्न बतूता भारत में लंबे समय तक रहा था तथा वह यहाँ रहकर वह इसे अच्छे से समझा, यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था तथा यहाँ के धर्म और जलवायु आदि को ये अच्छे से समझा और जो भी देखा, जो भी समझा, उसे अपने पुस्तक रेहला में लिखने का कोशिश किया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है चचनामा। चचनामा के लेखक अज्ञात हैं, परंतु यह अरबी से फ़ारसी में अनुवाद किया गया था अबूबकर कोफ़ी द्वारा। अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। मोहम्मद कासिम के अभियान, उसके शासन प्रबंधन आदि के संबंध में यह एक प्रमाणित स्रोत है। चचनामा के अनुसार सिंध के सफल अभियान के तत्काल बाद खलीफा वाहिद ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा बाबर की पुत्री एवं गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर लिखा, जो फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी। असल में हुमायूंनामा का लेखक अधिकतर लोग जानते हैं कि गुलबदन बेगम ने किया था, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उसके सहायक बाबर की पुत्री भी थी। गुलबदन बेगम ने बाबर चरित्र, अपने संबंधियों से उसके व्यवहार, उसके अंतिम समय के महत्वपूर्ण घटनाएं, उसकी बीमारी और मृत्यु और हुमायूं के जीवन की 1555 ईस्वी तक की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण इस ग्रंथ में दिया है। इसमें राजनीतिक घटनाओं पर बल नहीं दिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अकबरनामा। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। इसकी रचना अकबर के शासन काल में ही किया गया था। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में अमीर तैमूर से लेकर हुमायूं तक के मुग़ल शासकों के इतिहास का वर्णन किया गया है। दूसरे और तीसरे भाग में 1602 ईस्वी तक के बादशाह अकबर के इतिहास को दिया गया है। इसमें अकबर द्वारा किए गए सैनिक अभियान, उसकी विभिन्न नीतियाँ और उनके कारण एवं परिणाम पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है। अकबरनामा मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने का एक मुख्य स्रोत है, परंतु इसका दोष भी है। उसने मुग़ल बादशाहों बाबर, हुमायूं और मुख्यतः अकबर को बहुत उज्ज्वल ढंग से प्रस्तुत किया है, जबकि उसने शत्रुओं शेर शाह और इस्लाम शाह को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया है। मैंने पहले ही कहा था, सही इतिहास का निर्माण तभी हो सकता है जब हम यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाएंगे और निष्पक्ष अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे वही हुआ और यहाँ हमें देखने को भी मिल गया कि अबुल फजल जो है अकबर के समय में इसका निर्माण कर रहा था, तो उसके दबाव या फिर किसी कारणवश आकर उसे पक्षपात करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट देखते हैं, आइन ए अकबरी। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी की रचना की। इस ग्रंथ को भी अबुल फजल ने ही लिखा था। इस ग्रंथ को भी अबुल फजल ने 3 भागों में लिखा था। इसमें राजनीतिक इतिहास नहीं है, अपितु शासन, साहित्य, सांस्कृतिक, धर्म, कला आदि का विवरण है। इस प्रकार आइन ए अकबरी बादशाह अकबर के शासन, सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत ग्रंथ माना गया है। तो मैंने इस क्वेश्चन को 700 वर्ड में लिखने का कोशिश किया। यह वीडियो यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।